हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए पीबी शैले महोदय के द्वारा लिखा हुआ बेहतरीन पोएम है ये, ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं चाहूँगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूँ जो यूपी गवर्नमेंट में टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी का मतलब मेरा है LT, GIC, TGT, PGT और KVS, NVS, यहाँ तक UGC नेट और D++ TGT, PGT जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इंग्लिश से रिलेटेड और ओ टू द वेस्ट विंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पॉइंट वाइज रखा हुआ है। अलावा उसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पॉइंट वाइज यहाँ बना करके रखा हुआ है ताकि आपको जो है वो कहीं और से सर्च आउट ना करना पड़े किसी भी पॉइंट्स को, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अगर आए तो वो यहीं से आए। तो उन पॉइंट्स को पहले कवर करेंगे और फिर चलेंगे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। तो ध्यान से पढ़िएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पर कोशिश करिएगा समझने की ताकि आपको आगे आने वाले समय में वो चीज़ें समझ में आए। केवल स्क्रीनशॉट लेने से आप लिख लोगे, ये आपको कहीं बुक में भी मिल सकता है, पर आप समझने के लिए जो है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं पॉइंट वाइज जो है वो इसे समझने। पहला पॉइंट तो ये है कि ये 1819 में लिखा गया था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये रिटन पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि वो रिटन पूछ रहा है या पब्लिकेशन पूछ रहा है। तो 1819 में ये लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था ये ध्यान दीजिएगा, कैसिन वुड जो एक जगह है, जो जंगल कैसिन है उसके पास में, जो कि फ्लोरेंस में है, और फ्लोरेंस जो है वो इटली में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली इटली जरूर पूछता है क्योंकि छोटे जगहों का नाम नहीं तो बड़े जगहों का नाम जरूर पूछता है क्योंकि ये UGC नेट में पूछा गया है। और चूंकि आपका जो ये पोएम है वो डिटेल में पूछा जा रहा है, LT ग्रेड में पूछा जा रहा है, अगर तो वो डिटेल में पूछा जा रहा है तो डिटेल के लिए वो जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। वो केवल लाइन बाय लाइन उसे पता है पेपर सेटर को कि आप लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे, समझे होंगे, रटे होंगे, जो भी है, पर एक्स्ट्रा जो आपके पॉइंट्स बनते हैं ना वो जरूर पूछता है वो, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। और ये पब्लिश जो हुआ था वो 1820 में पब्लिश हुआ था। 20 ये पूछा भी जाता है, 20 आपको मेजरली याद रखनी है। 1820 में इसका पब्लिकेशन जो ईयर है ये, और ये प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश हुआ था। प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो इनका एक कलेक्शन है, इस कलेक्शन का ये एक पोएम है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे इनके बहुत सारे पोएम्स हैं हमारे शैले महोदय का, तो वो ये पूछ सकता है कि जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से कौन सा ऐसा पोएम है जो प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश नहीं हुआ, या कौन सा ऐसा है जो पब्लिश हुआ। तो वो 2 देगा जो पब्लिश वाला होगा और 2 देगा जो नहीं पब्लिश हुआ, ऐसे लास्ट में ऑप्शन दे देगा A और B करके। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोएम है वो प्रोमेथियस अनबाउंड में 1820 में पब्लिश हुआ था। और ओzymandias आपका सोनेट है ये शैले महोदय का, इसका जो थीम है और ओzymandias का जो थीम है वो दोनों सेम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट में, ये पूछा गया है, और D++ के PGT में पूछा गया था कि ये जो दोनों है उसका जो थीम है वो है रिमाइंडर ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मोर्टेलिटी। तो ये ध्यान रखिएगा आप इसको। शैले महोदय जो है, जैसा कि आपको पता है कि जो ओड होते हैं उसके मेनली जो हैं वो 2 पार्ट होते हैं, हालांकि कहने के लिए 4 होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेसियन ओड, आपके रेगुलर और इरेगुलर ओड। तो उनमें से अगर पूछा जाए कि आखिर आपके भी माइंड में आएगा कि आखिर ये ओड है कौन सा, किस प्रकार का ओड है, या वो पूछ सकता है कि ये शैले महोदय का जो ओड है वो किस तरह का ओड है, कौन सा एलिमेंट ओड का ये अपने आप में शामिल रखता है। तो आपको बता दूं कि ये जो ओड है वो दोनों को, चाहे वो पिंडारिक हो चाहे होरेशियन हो, दोनों ओड को ये जो है कंबाइन करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स कवर करने। यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पोएम है ना वो 5 सेक्शंस या इसे 5 कैंटूज कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये कितने कैंटूज में बटा हुआ है या कितने सेक्शंस में बटा हुआ है, तो ये 5 है। हर एक सेक्शन में 14 लाइन्स या हर एक कैंटू में 14 लाइन्स है, तो टोटल 14 × 5 जो है वो 70 लाइन्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये याद रखिएगा, 14 लाइन्स पूछा गया था, 70 लाइन्स पूछा गया था। ये टेरेसा राइमा है, ये भी पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो नहीं पूछा गया है वो पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तो 40 लाइन्स का है, और ये 40 लाइन जो है वो बना कैसे है, इसमें 4 टर्सेट्स है, याद रखिएगा 4 टर्सेट्स। टर्सेट मतलब होता है 3-3 लाइन का एक स्टैंजा, 4 मतलब 4, तो 4 × 3 जो है वो 12 आपके हो गए। जैसे आप देख सकते हो कि इसका राइमिंग स्कीम जो है वो है ABA, BCB, CD, C, DD, और जो लास्ट का जो 2 लाइन बचता है ना वो है राइमिंग कपलेट। राइमिंग कपलेट का मतलब होता है जो लास्ट के 2 लाइन होंगे उसका जो लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड होगा वो मैच करेगा। जैसे रानी है, पानी है, खानी है, जानी है, ऐसा कुछ, जैसे इसलिए ई लिखा हुआ है।
जैसे कि शेक्सपियर के सोनेट में होता था लास्ट वाला। तो यहाँ पर जो है ये 14 लाइन है, पर ये सोनेट नहीं है, ये ओड है प्योरली, और ये टर्सेट में है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये ट्रेजराइमा जो 3 लाइन का होता है ना, इसे ट्रेजराइमा कहते हैं। और ये ट्रेजराइमा जो है वो सबसे पहले यूज़ किया था हमारे दांते महोदय ने डिवाइन्स कॉमेडी में, लेकिन इंग्लिश में जो यूज़ किया वो थॉमस यार्ड महोदय ने यूज़ किया। ये भी पूछा गया था, थॉमस यार्ड ने इसको इंग्लिश में सबसे पहले इम्प्लाई किया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर कोई परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि ये ओड जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। नॉर्मली इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो 3 सेक्शन है उसे, और जो लास्ट का 2 सेक्शन है वो अलग कर देंगे हम। जो फर्स्ट 3 सेक्शंस हैं उसमें विंड की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है, और जो लास्ट का आपका राइमिंग कपलेट्स है ना 2 लाइन का, वो इन्वोकेट करता है विंड को ओह डियर कह के। तो मैंने ओह डियर वाला वर्ड ये पूछा गया है और इसलिए भी आपको दिया है मैंने, ताकि आपको अगर ये लाइन पूछता है कहीं एग्ज़ाम में, तो अगर गलती से वो राइमिंग कपलेट वाला पूछ लिया तो उसमें ओह डियर ज़रूर होगा, ओह हियर ज़रूर होगा। तो आप इससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ये कीवर्ड के रूप में आपके काम आएगा जब भी ये अगर पूछा जाता है, कोड्स पूछा जाता है अगर एग्ज़ाम में, तो ओह हियर के नाम से भी ये जो है लास्ट में इन्वोकेट करता है विंड को। और जो लास्ट का जो 2 कैंटू है वो रिलेशन बताता है विंड और स्पीकर के बीच में। विंड क्या है, स्पीकर उसके लिए क्या है, स्पीकर क्या चाहता है विंड से, ऐसा कुछ लास्ट का 2 कैंटू जो है वो इसमें बताएगा। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इस तरीके से है कि जो पोएम का एंडिंग है ना वो ऑप्टिमिस्टिक नोट से है, यानी कि स्टार्टिंग में पेसिमिस्टिक चलता है, बाद में ऑप्टिमिस्टिक नोट। तो एंड पूछता है ये कि ऑप्टिमिस्टिक है, स्टार्टिंग जो है वो पेसिमिस्टिक नोट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है एक नोट ये है कि इस पोएम के बारे में ये महोदय पी.बी. शैले महोदय ने ही लिखा था। तो पोएम तो इन्होंने लिखा, लाइन बाय लाइन आप पढ़ लोगे, पर इन्होंने इस पोएम को लिखने के बाद एक नोट लिखा था इस पोएम के लिए। मैं इसे रीड नहीं करने वाला, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। 2-3 वर्ड जो है कीवर्ड ले लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको ये पता रहे कि ये पी.बी. शैले ने बोला है अपने खुद के पोएम के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एर्नो नियर फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस एक बार मैंने यूज कर दिया है आपके लिए कि फ्लोरेंस इटली में इन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो ये वर्ड आपके माइंड में हमेशा रहेगा। ऐसे 1-2 वर्ड और ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि कोटेशन याद नहीं करना होता है। कोटेशन अगर पूछता है ना और आपको लगता है कि हमें रटना पड़ेगा, तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें 2-4 वर्ड जो होते हैं वो कीवर्ड होते हैं। किसी राइटर का 2-4 कीवर्ड होता है, जैसे कि एस.टी. कॉलरिज का जो है वो इमेजिनेशन है, फैंसी है, या नेचुरलिस्टिक जो है, या रूरल एरिया के बारे में जो बात हो रही है वो वर्ड्सवर्थ की है, या बहुत सारे ऐसे पोएट मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे राइटर मिलेंगे जिनके कीवर्ड्स होते हैं, जिन्होंने कुछ वर्ड क्वाइन किया होता है, उसका भी वो यूज़ करते हैं अपने उस पोएम में। तो ये आप लाइन जो है वो देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, 1-2 वर्ड जो है कीवर्ड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो पोएम है ये वेस्ट विंड को एड्रेस है। वैसे पूरा का पूरा आपको पोएम पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एड्रेस करता है वेस्ट विंड को। और यहाँ पर जो वेस्ट विंड है वो एक पर्सोनिफाइड है, क्योंकि वेस्ट विंड जो है वो प्रिजर्वर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, यानी कि ये रक्षा भी करता है और ये तबाह भी करता है। हवाएं जो होती है ना वेस्ट विंड, वो तबाह भी कर सकती हैं और बचाती भी हैं। कैसे बचाएंगी किसी को या किसी चीज़ को, या कैसे ये तबाह करेंगी, वो आप पोएम में देखेंगे। इसमें जो है ये जो आपको कलरफुल किया गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसमें जो है वो एज्योर सिस्टर जो रेफ़र करता है वो स्प्रिंग विंड को करता है, क्योंकि आप पोएम देखोगे तो आपको मिलेगा उसमें एज्योर सिस्टर लिखा हुआ। तो एज्योर सिस्टर जो यहाँ पर है ना वो रेफरेंस है स्प्रिंग विंड का। जैसे ये वेस्ट विंड है, वो स्प्रिंग विंड की बात कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पूछ ले वो एग्जाम में कि एज्योर सिस्टर, लाइन दे दे और पूछ ले एज्योर सिस्टर जो है वो किसको रेफर की जा रही है, उसमें वेस्ट विंड, स्प्रिंग विंड और विंटर विंड ऐसे करके दे दी जाए 4 ऑप्शन। चूँकि पोएम का नाम जो है वो वेस्ट विंड है तो आप समझोगे वेस्ट विंड ही होगा, तो आप उस पर टिक लगा के चले आओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्प्रिंग की बात कर रहा है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने अदर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो एग्ज़ाम में कभी पूछे गए हैं वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट कोड्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वो आपके सामने हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा, और जहाँ भी ये लाइन्स आपको मिले पोएम में उसको नोट आउट कर लीजिएगा। उसका मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, या इसमें से 2-4 वर्ड देख लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे। वैसे आप जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा और आप देखते ही बोलोगे कि ये ओड टू द वेस्ट विंड का पोएम है। तो ये शुरू करते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लिखा है फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट लाइन, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड।
ओ जो है सीधा एपोस्ट्रोफे है। मैं आपको थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस बताऊंगा, कुछ आप फिर से जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। और अगर आपको वो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस नहीं पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि आप एक बार जरूर चेक करिएगा मेरे प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने उसको बना करके रखा हुआ है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ओ, ये वेस्ट विंड को जो है संबोधित करते हुए शैले महोदय कहते हैं, ओ वाइल्ड। वाइल्ड मतलब यहाँ पे होता है तूफानी या प्रचंड, क्योंकि हवाएं जब कभी कभी ना बड़ी तूफानी चलती हैं, बड़ी प्रचंड चलती हैं। तो अरे या हे तूफानी या प्रचंड पश्चिमी हवा। दाऊ, जैसा कि आपको पता है THOU, दाऊ, दाई, दी, दाइन, ये आर्केइक वर्ड है, यानी कि ये प्राचीन शब्द है, और ये यू के ही फॉर्म है, यू तुम, यू योर, योर्स, इस तरीके से इसके फॉर्म चलते हैं। तो पोएट जो है वो एड्रेस करता है वेस्ट विंड को वाइल्ड कह करके, और कहता है कि यू ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम जो हो ना वो ऑटम के, ऑटम मतलब होता है पतझड़ या शरद ऋतु, तुम शरद ऋतु के जो है ना वो अस्तित्व की सांस हो या अस्तित्व की प्राण हो, यानी कि पतझड़ जो है उसके लिए तुम उसके प्राण हो। भाई हवा नहीं चलेगा तो पतझड़ का मतलब ही क्या रह जाएगा। आपने देखा होगा शरद ऋतु में पतझड़ में हवाएं चलती हैं, पत्तों को गिरा देती हैं, पत्तों को उड़ा देती हैं, तो उस ऋतु के लिए जो हवाएं हैं वो एक सांस के रूप में, प्राण के रूप में यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। तो ब्रेथ ऑफ ऑटम जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रेथ ऑफ ऑटम जो है वो मेटाफर है, क्योंकि ये विंड के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर जो है ये पर्सोनिफिकेशन भी है, विंड पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि विंड को ऐसा बताया गया है कि मानो वो बीइंग हो, वो अस्तित्व में है, उसमें जान है, और वो ब्रेथ ले रहा है, वो सांस ले रहा है। एपोस्ट्रोफे, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, तीनों फिगर ऑफ स्पीच अब इसमें पा जाओगे। हो सकता है आप अभी चेक करोगे तो आपको इसमें एलिट्रेशन भी मिलेगा, जैसे एलिट्रेशन यहाँ मिल रहा है आपको, तो एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, सभी प्रकार के आपको यहाँ एलिट्रेशन भी मिलने वाले हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। दाऊ अभी आया आप था, दाऊ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यू मतलब फिर से संबोधित करता है वो हवा को, कवि जो है हवा को संबोधित करते हुए कहता है, तो लिखा है फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डिड आर ड्राइव इन, तो जिसकी अदृश्य उपस्थिति में जो है ना ये मरे हुए पत्ते उड़ जाते हैं। आर ड्राइव इन का मतलब होता है उड़ा दिए जाते हैं या उड़ जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जो पत्ते गिरे हुए होंगे, टूटे होंगे, हवा आएगी उनको उड़ा लेकर के जाएगी, वैसे ही उड़ करके जाते हैं लाइक सिमिली नामक फिगर ऑफ स्पीच, जैसे घोस्ट उड़ता हो, भागता हो, फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लिंग, फ्लिंग माने होता है भागना, इंचेंट का मतलब होता है जादूगर, जादूगर जैसे भूत भगाता हो वैसे यहाँ पर जो है वो पत्ते भागते हैं हवा के आने से। हम चलते हैं नेक्स्ट 3 लाइन में। लिखता है येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ये कलर बता रहा है उन पत्तों का जो पत्ते गिरे हुए हैं या जो सड़ चुके हैं, या जैसे भी जिस प्रकार के पत्ते हैं नीचे गिरे हुए, उनके बारे में कि कुछ पत्ते जो है वो पीले हैं, कुछ ब्लैक हैं, ब्लैक का मतलब है वो डिके हो गया होगा, समय के साथ बर्बाद हो गया होगा। पेल का मतलब होता है यहाँ पर हल्का पीला, फीका पीला, और हेक्टिक रेड का मतलब होता है, हेक्टिक मतलब होता है फीवरिश, वो बुखार वाला टाइप का। तो जब तेज बुखार होती है ना तो जो रेड होता है वो हेक्टिक रेड कहा गया। आगे लिखा है पेस्टिलेंस, स्ट्रीकेन, मल्टीट्यूड्स, ओ दाऊ। पेस्टिलेंस का मतलब होता है महामारी, स्ट्रीकेन मतलब होता है प्रभावित या ग्रस्त, और मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है विशाल भीड़। तो इस प्रकार से जैसे कह रहा है जैसे कोई महामारी से ग्रस्त भीड़ हो, मतलब ये कोई महामारी हुई हो और भीड़ लगी हो लोगों की, जिसमें कोई येलो है, ब्लैक है, हल्का पीला है, लाल है, तो ये पत्ते जो गिरे हुए ना, पत्तों को यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि लीव्स आर लाइक ए डिजीज्ड क्राउड, डिजीज्ड क्राउड आप कह सकते हो, महामारी से ग्रस्त भीड़ हो ये। नेक्स्ट में चलते हैं हम। ओ दाऊ फिर से ये संबोधित करता है, कहता है हु चैरिटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। यहाँ पर जो लिखा हुआ है चैरियट आपने सुना होगा, चैरिटेस्ट मतलब यहाँ पर होता है रथ पर लेकर के जाना, विंट्री मतलब होता है सर्दी, और बेड का मतलब यहाँ पे है कब्र। तो जो इन पत्तियों को उनकी गहरी सर्दियों की कब्र तक लेके जाता है, मतलब इन पत्तियों को उड़ाता है और लेकर के जाता है कब्र तक, यानी कहीं लेकर जाएगा, दफना देगा, और फिर सर्दी आ जाएगी, ऑटम के बाद स्प्रिंग, फिर विंटर, और ये पड़े रहेंगे ऐसे ही जब तक ये सड़ ना जाए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि द विंड इज अ चैरिएटर, विंड को यहाँ चैरिएटर बता दिया गया है, ये मेटाफर है। और
कहता है कि ये कैरिंग आर ड्राइविंग द लीव्स टू देयर डार्क विंट्री बेड ऑन द ग्राउंड, तो ज़मीन पर उठाकर फेंक देता है। और विंट्री बेड होता है क्योंकि वो ठंडा होता है, और वैसे भी कब्र ठंडी होती है और इंसान मरने के बाद भी ठंडा होता है। तो एक प्रकार से पत्तियों को ऐसे बता रहा है जैसे कि वो डेड बॉडी हो। चलते हैं हम इस लाइन में, लिखा है द विंग्ड सीड्स। विंड का मतलब होता है जैसे पंख लगा हो, सीड्स मतलब होता है बीज में। जब हवा चलती है ना, आपने देखा होगा कुछ ऐसे फूल होते हैं, उन फूल के ऊपर पराग होता है, बर्ड्स होती हैं, कलियां जिसे कहते हो आप। हवाएं आती हैं, उनको उड़ा के लेके चली जाती हैं। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वेस्ट विंड ऑटम की, और उड़ा के लेके चली जाती हैं। तो जब वो उड़ती हैं तो मानो यहाँ पर कवि कहता है उसे कि उसे पंख लग गई हो, बीज को पंख लग गया हो। तो ये भी पर्सोनिफाइड है। वेयर दे लाइड कोल्ड, जहाँ वे दफनाए हुए हैं या लिटे पड़े हैं, एंड लो नीचे। तो दे का मतलब यहाँ पर है आपका सीड्स। तो सीड्स को ये हवा जो है वो आती है, उड़ा के लेके चली जाती है और दफना देती है ज़मीन पर। ईच लाइक ए कॉप्स, हर एक जो सीड है ना वो मानो कि एक कॉप्स है, वो डेड बॉडी है। तो ये भी आपका एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यूज हुआ है, सिंपली बताया जाता है कि सीड एक जो है वो डेड बॉडी है और ये इसके कब्र में दफना दिया जाता है। कब्र का मतलब यहाँ पर है उसके ज़मीन पर। तो जो भी हवा उड़ती है और पंखुड़ियों को ले जा करके फूलों के वो उड़ा करके कुछ दूर पर गिरा देती है, जहाँ गिराती है उसे कब्र माना गया है और मानो कि वो दफना दिया गया है, वो डेड बॉडी है, हिलना डुलना उसका कुछ नहीं होता है उस टाइम। और ये तब तक वहाँ पड़ी रहती है, पड़ा रहता है बीज, अनटिल, जब तक दाइन अज्योर सिस्टर, तुम्हारी अज्योर सिस्टर, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, दाइन जो है वो तुम्हारी है, अज्योर सिस्टर मतलब होता है स्प्रिंग विंड। तो एजोर वैसे नीला होता है, एजोर का मतलब होता है ब्लू, पर एजोर सिस्टर जो है वो रेफर करता है स्प्रिंग विंड को। तो अभी ऑटम विंड था, अभी ऑटम चल रहा था, ऑटम ने उसको क्या किया, फूलों को तोड़ करके, बर्बाद करके, डिस्ट्रॉय करके जो है उसके पंखुड़ियों को उठा करके, बर्ड्स को उठा करके, कलियों को उठा करके फेंक दिया कहीं दूर जा करके, ले जा करके, और वो दफन सा हो गया, ऐसे दिख रहा है वो डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, लिटा हुआ है। और वो तब तक लिटा रहेगा जब तक कि स्प्रिंग नहीं आएगी। अब वो स्प्रिंग आ रही है, ऑटम के बाद स्प्रिंग, और स्प्रिंग जो है वो जन्म देती है, ऑटम जो है वो खत्म करता है। आपने देखा होगा पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लगता है कि खत्म सी हो गई है। तो आपको बताया भी था मैंने कि वो शुरुआत में पैसिमिस्टिक नोट लेकर के चलता है, शैले निराशावादी लेकर चलता है कि तबाह हो रहा है सब कुछ। ऑटम से शुरुआत हो रही है पोएम से, ये ध्यान दीजिएगा कि पोएम की स्टार्टिंग जो है वो ऑटम से होती है, बीच में स्प्रिंग होता है और लास्ट में विंटर के आने की आहट होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें किस किस सीजन के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये एनालिसिस पूछता है, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है। नॉर्मली इस पोएम से रिलेट करके वो एनालिसिस करता है और फिर पूछना शुरू करता है क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान में रहे कि किस किस सीजन के बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो अभी जो ऑटम है उसकी बहन जो है वो है स्प्रिंग। तो ऑटम ने बर्बाद किया, फूलों को तोड़ करके फेंक दिया कहीं ले जा करके। अब स्प्रिंग आएगी और क्या करेगी, वो शेल ब्लो, मतलब जब स्प्रिंग आएगी और वो बहेगी तो तब तक वहीं डेड बॉडी पड़ा रहेगा उस सीड का, जब तक कि वो तुम्हारी बहन नहीं आ जाती जिसका नाम स्प्रिंग है। स्प्रिंग हवा नहीं बहेगी जब तक वो नहीं बहेगी। आगे लिखा है यहाँ पे कि वो बहेगी तो कैसे बहेगी, क्या क्या करेगी। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, वो आएगी। यहाँ हर जो है ये पर्सोनिफाइड है, आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन, सिंबल, मेटाफर, सिमली बहुत प्रचुर मात्रा में यूज हुआ है और इंजॉयमेंट भी यूज हुआ है। जैसे कि मैंने ये कलरिंग किया है, ये इंजॉयमेंट का ही है। ये इंजॉयमेंट यहाँ है। इंजॉयमेंट क्या होता है ये जानने के लिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो को, जो फिगर ऑफ स्पीच के बनाए गए हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्लैरिन का मतलब होता है कर्कश आवाज़, पर यहाँ क्लैरिन जो है वो आपके हवाओं की आवाज़ है। तो ये आपका एक मेटाफर है कि बता रहा है कि उसकी यानी स्प्रिंग की जो हवा है ना वो बड़ी कर्कश है, लगता है कि बिगुल की तरह है, ट्रम्पेट की तरह है, और ये बहती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं साएं साएं की तरह, और ड्रीमिंग अर्थ, सो रहे अर्थ, स्लीपिंग अर्थ को जो है वो जगाती हैं। अर्थ डेड हो चुका है, उस टाइम डेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें उपजाऊपन खत्म हो चुकी है। ऑटम के कारण जो है उपजना बंद हो चुका है, पेड़ पौधे नए नए निकलना बंद हो चुका है। लेकिन जब ये स्प्रिंग चलना शुरू करेगी ना, तब जा कर के वो जगाएगी अर्थ को, और इसमें वो पावर आएगा कि जो उसके आगोश में लेटा रहेगा, अर्थ के आगोश में लेटा रहेगा, जो अर्थ के ग्रेव में लेटा रहेगा, जैसे कि सीड, अब उसको वो नया जन्म देगी, वो उसे बढ़ाएगी, उसे पालेगी पोसेगी, पेड़ पौधा में उसको चेंज करेगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी। एंड फिल, आगे लिखता है पोएट कि एंड फिल, यहाँ से आप पोएम शुरू करिएगा।
ये वाला जो है वो ब्रैकेट में है। जब भी हम शुरू करेंगे इसको यहाँ से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं पहले ये ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। देखिएगा ये एक प्रकार से इमेजरी है। यहाँ बताया जा रहा है कि ड्राइविंग का मतलब होता है उड़ा करके लेके जाना, ड्राइव करना, लेकर जाना जैसे होता है। स्वीट बर्ड्स का मतलब होता है कोमल कलियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि फूलों से कोमल कलियों को उड़ा करके लेके जाता है कौन, याद रखिएगा कौन सा हवा, वो है ऑटम, वेस्ट विंड। और वैसे कहाँ लेके जाता है ये, एयर में, हवा में उड़ा के लेके जाता है ये। आगे लिखा वैसे ही जैसे कि फ्लॉक्स को, जैसे कि फ्लॉक मतलब आपको पता होगा झुंड, जानवरों का एक झुंड होता है ये फ्लॉक्स का मतलब। और कौन लेके जाता है उसे लेके जाता है चरवाहा, जिसे आप शेफर्ड कहते हो। तो शेफर्ड जो है यहाँ पर्सोनिफाइड है विंड का। जैसे हवा जो है वो बर्ड्स को उड़ा के लेके जा रही है, वैसे ही शेफर्ड जो है वो फ्लॉक्स को, अपने पालतू जानवरों को, भेड़ियों को या गायों को जो भी है वो लेके वहाँ से जाता है। और क्या करने के लिए लेके जाता है, अगर आप गांव से रिलेट करते होंगे तो आपको पता होगा कि नॉर्मली जो लोग होते हैं गाय भैंस को चराने के लिए लेके जाते हैं, उसके बाद शाम का वक्त जो है होता है तो ले करके आते हैं उनको, और भागते हुए ये गाय भैंस जो है वो आती हैं अपने हौदी नादे के पास, और फिर एक बार वो डाल देता है भूसा बासी खिलाने के लिए, अगर दूध दूना है उसको उसके पहले। तो जैसे एक चरवाहा जो है वो एक बार हाँकना शुरू करता है और दौड़ करके जो है उसके फ्लॉक्स जो है, जानवर जो है वो भाग करके चले आते हैं, वैसे हवा जब बहती है ना तो उसके द्वारा यहाँ पर बर्ड्स जो है वो उड़ा के लेके चले जाते हैं। तो फ्लॉक्स जैसे चला जाता है फीड करने के लिए, खाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर जो है ये बर्ड्स जो है वो चला जाता है उपजने के लिए, पनपने के लिए। यहाँ दो बातें ध्यान रखिएगा आप, ड्राइविंग और फीड। ड्राइव जहाँ पर है तोड़ना, बिखेरना, भगाना, यानी कि वो कलियों से तोड़ देता है, वो वेस्ट विंड जो है, जो डिस्ट्रॉयर है, वो तोड़ देता है। और बाद में वो फीड भी करता है, प्रिजर्व करता है। डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों हैं यहाँ पर तोड़ देगा, उस पेड़ पौधे को नाश कर देगा, और यहाँ पर जो है वो नया, उसको एक बीज के रूप में नया पौधा पन पाएगा। तो यहाँ साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ की बात करता है, जो आपको 14th लाइन में दिखेगा अभी। तो यहाँ शुरू करते हैं, एंड फिल विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। तो ये हवा जो है ये पृथ्वी को जो सो रही है उसको बहुत कर्कश आवाज़ में जगाती है, लगता है कि वो ट्रम्पेट बजा रही हो, और वो भर देती है ह्यूज से। ह्यूज का मतलब होता है कलरफुल, रंग बिरंगा। लिविंग का मतलब ऐसे मानो कि कोई सजीव चित्रण कर रहा हो रंगों से, तो रंगों से वो भर देती है। एंड ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स से भर देती है। जाहिर सी बात है कि जब फूलों से पंखुड़ियाँ उड़ उड़ कर जाएंगी तो हवा जो है वो आपका जो है वो ऑर्डर्स हो जाएगा, यानी कि उसमें सुगंध आ जाएगी। तो ऑर्डर्स में सुगंध होता है, तो हवाओं में सुगंध भर जाएगा। प्लेन एंड हिल, प्लेन का मतलब होता है मैदान, मैदानी क्षेत्र पर, और हिल का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र पर। तो मैदानों, पहाड़ियों को रंगों और खुशबू से ये हवा जो है वो भर देगी। कौन सी हवा भर देगी, आपको ये पता होना चाहिए। स्प्रिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट में, यानी कि ये राइमिंग कपलेट है आपका। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। वाइल्ड स्पिरिट यानी कि यहाँ पर जो है वो कवि इस हवा को जो है, विंड को जो है यहाँ पर वाइल्ड स्पिरिट कहता है। वाइल्ड आपको पता है कि यहाँ पर जंगली टाइप का, स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, आत्मा के रूप में संबोधित करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवा को किस किस रूप में वो संबोधित करता है पोएट। तो यहाँ स्पिरिट है, आपको इसके पहले जो है वो कुछ और दिखा होगा, उसके पहले वो कुछ और तरीके से दिखा होगा, शेफर्ड के रूप में आपको विंड दिखा था। तो ऐसे बहुत सारी जगह आपको अलग अलग नाम से मिलेगा वो। विच आर, आर्ट मतलब आर, मूविंग एवरीवेयर, हर जगह ये मूव करता है। ये हवा जो है ना ये आत्मा की तरह है और ये हर जगह मूव करती है, गतिशील है। अभी जो है ये वेस्ट विंड के बारे में बात कर रहा है फिर से, और कहता है कि यू आर डिस्ट्रॉयर एंड यू आर प्रिजर्वर, मीन्स कॉलिंग इट अ वाइल्ड स्पिरिट दैट इज एवरीवेयर एंड यू डिस्ट्रॉय एंड प्रिजर्व। तुम ही हो जो तबाह करते हो, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु करके हो। हियर ओ हियर, देखिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में ओ हियर आता है, और एग्जाम में पूछा गया था, तो जिसे ये पता होता कि ओ हियर जो है ये राइमिंग कपलेट में आता है, तो वो बाई ट्रिक आप कह सकते हो, बाई जुगाड़ कह सकते हो, लगा सकता था उसे वो। तो अरे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ही हो जो डिस्ट्रॉयर हो और तुम ही हो जो प्रिजर्वर हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो टाइप का ये है। और यहाँ ऑक्सीमोरोन जो है, विरोधाभास जिसे कहते हो फिगर ऑफ स्पीच, वो है डिस्ट्रॉयर का प्रिजर्वर है ये ऑक्सीमोरोन। यहाँ रिपीटेशन भी है, हियर और हियर यूज हुआ है। इस प्रकार से ये फर्स्ट जो है कैंटो खत्म होता है। स्टार्ट करते हैं सेकंड कैंटो। लिखा है दाओ, यानी कि ए हवा,
वेस्ट विंड हुज स्ट्रीम, जिसकी जो स्ट्रीम है यानी करंट है यानी कि धारा है, या फ्लो, जो फ्लो ऑफ विंड को स्ट्रीम कहा गया है, तो जिसकी धारा जो है बीच में, मिड में, स्ट्रीम मतलब होता है इरेक्ट, जो ऊंचा खड़ा, ये जो आसमान का कमोशन है, हलचल है, ऊंचा खड़ा हलचल। हलचल क्या होता है आसमान में? आसमान की हलचल का मतलब यहाँ पे है जो बारिश होने वाली है, या जो लाइटनिंग हो रही है, या जो गर्जन हो रहा है बादलों में, उसके हलचल की बात करता है। उसके बीच में वो जो ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, डिस्टर्बेंस जो हो रही है, उसके बीच में तुम जो है वो बहते रहते हो। तुम्हारा इतना शक्तिशाली जो है विंड का विंग है कि तुम जो है कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी बह सकते हो। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। लूज क्लाउड्स और आर शेड को जोड़ दीजिए। लूज क्लाउड्स, क्लाउड्स जो है जो लूज है, लूज का मतलब होता है स्कैटर्ड इन फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा काले बादल एक साथ उमड़ घुमड़ करते हैं, या वाइट जो बादल होते हैं एक साथ कहीं कहीं छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए होते हैं, काले बादल या वाइट बादल, तो उसे लूज साउंड क्लाउड्स कहा गया है। वो शेड, वो गिर रहे हैं, वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, वैसे ही जैसे कि अर्थ के डिकेइंग लीव्स। अर्थ का मतलब यहाँ पे है पृथ्वी के पेड़ की। डिकेइंग लीव्स का मतलब होता है जो बर्बाद होता हुआ, सड़ा हुआ पत्ता गिरता है, यानी कि जो पत्ते बर्बाद हो जाते हैं पेड़ पर, सूख जाते हैं पेड़ पर, जैसे पत्ते गिरते हैं वैसे यहाँ पर जो है वो क्लाउड्स जो है वो गिर रहा है। अब ये क्लाउड जब गिरता है ना, तो ये एक फॉर्म होता है बारिश का। बारिश गिर रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, या कुछ और गिरता है, तो अभी बताएगा आपको कि क्या क्या गिर रहा है। अभी तो ये बोल रहा है ये कि जो लूज क्लाउड्स है ना, आर स्कैटर्ड लाइक डेड लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज। और यहाँ विजुअल इमेजरी का यूज हुआ है, क्योंकि आप यहाँ इमेज कर सकते हो किसी भी क्लाउड्स का, अर्थ का या लीव्स का। नेक्स्ट आपका है शूक फ्रॉम द टैंगल बो ऑफ हेवन एंड ओशियन। शूक, मान लो हिला दिया गया हो टैंगल बो को, जो एक उलझी हुई शाखाएं हैं। टैंगल मतलब होता है ट्विस्टेड या उलझी हुई, जो शाखाएं हैं आसमान की या ओशियन की। आसमान का शाखा या ओशियन का शाखा, आसमान का मतलब स्काई, ओशियन का मतलब सी। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि जैसे आसमान ने अपनी शाखा को हिला दिया हो और बादल वहाँ से गिर रहे हो, वैसे ही जो है पेड़ ने हिला दिया हो और पत्ते गिर रहे हों। तो यहाँ तुलना हो रही है बादलों की पत्तों से। नेक्स्ट है आपका एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। अब बताएगा कि क्या गिर रहा है ऊपर से। एंजल्स ऑफ रेन, बारिश के देवता, और लाइटनिंग के देवता, ये जो देवदूत हैं ना, ये जो हैं देर आर स्प्रेड, वहाँ फैले हुए हैं, वहाँ पसरे हुए हैं, यानी कि बादलों में ऊपर जो है आसमान में पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं। और रेन जो है वो बस गिरने वाली है, लाइटनिंग जो है वो होने वाली है, तबाही जो है वो पृथ्वी पर मचाई जाने वाली है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपका ऊपर था यहाँ पे हेवन एंड ओशियन जो था, ये आपका जो है ये मेटाफर है, ये ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा है। हेवन और ओशियन जो है वो ट्री के रूप में या टैंगल बो के रूप में है। जैसे पेड़ से हिलाने पर पत्ते गिरते हैं, वैसे ओशियन या हेवन को हिलाने पर बारिश होती है। ठीक है, क्लाउड्स मतलब यहाँ पे बारिश से है, बारिश होती है। तो ओशियन से, सी से भी बारिश हो सकती है, यानी पानी मिल सकता है, और हेवन से भी, ऊपर से भी मिल सकती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंजल जो है रेन के और लाइटनिंग के, वो वहाँ स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, ब्लू सरफेस पर तुम्हारे, यानी कि वेस्ट विंड के। एरी सर्ज मतलब होता है आकाशीय लहरें, एरी मतलब एरी हवाएं वाला टाइप का, हवाएं। सर्ज मतलब होता है वेव लाइक मोशन, ठीक है, और एरी मतलब होता है एरी। तो मिला करके आप कह सकते हो आकाशीय लहरों के, तुम्हारे आकाशीय लहरों पर जो ये ब्लू सरफेस है ना, वहाँ ये फैले हुए हैं रेन, लाइटनिंग, और वहाँ से अब इनका शुरू होगा तांडव। आगे है लाइक, वैसे ही ये वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर पड़े हैं, जैसे कि ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे किसी के सर पर जो है वो ब्राइट हेयर जो है वो खड़ा हो। जैसे एंकर, आपने देखा होगा, बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ था एंकर का, एंकर बोर्ड का या वायर का, करंट मार दिया किसी का तो सर के बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दे रहा है कि बाल खड़े हो जाते हैं। किसके बाल खड़े हो जाते हैं? आगे यहाँ लिखा हुआ है लिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायरसी मिनाड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, ये एक ऐसी कैरेक्टर है, बताया जाता है कि ये अपने देवता एक होते हैं इनके, जिनका नाम मैं आपको यहाँ लिख दूँ, DIONYSUS। ये हैं महोदय हमारे
डायोनिसस। डायोनिसस जो है ये है द गॉड ऑफ वाइन। और ये जो मेनाड है ना, ये बहुत ज़बरदस्त फॉलोवर है इनकी, फीमेल फॉलोवर है ये, और उनको मनाने के लिए बहुत वाइल्ड या फायर सी भयंकर डांस करती है। तो वाइल्ड डांस करती है, और ये माना जाता है कि ऐसे अनुष्ठानों के दौरान जो है वो देवता जो है वो मोहित हो जाते हैं अपने फॉलोअर पर। ये आपको अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बताऊँ मैं, तो आपने देखा होगा कि सोखा वगैरह जो है वो जयंती करते हैं, तो नॉर्मली महिलाएं जो होती हैं बाल बड़े बड़े होते हैं उनके, उन पर मानो की देवी सवार हो जाती हैं, और वो जो है खूब नाचना शुरू करती हैं, पूरा सर हिला हिला करके, बाल उठा उठा करके। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ मेनाड के द्वारा। तो जैसे कि मेनाड का फायर सी बाल, फायर सी सर, क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने कि वो किस तरीके से डांस करती है फायर सी टाइप का अपने देवता को, डायनासिस को मनाने के लिए। डिमवर्स पर भी, डिमवर्स जो होता है वो एक तरह का ऐसा छोर होता है, किनारा होता है, माना जाता है कि जहाँ आसमान और पृथ्वी मिलती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इसको। तो यहाँ धुंधला किनारा कह सकते हो, इसके बाद दिखता नहीं हमें है। और ये हॉरिजॉन टू जेनिथ हाइट, जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट होती है ये आकाश की, तो उस ऊंचाई तक, आसमान के उस ऊंचाई तक, और हॉरिजॉन जहाँ तक क्षैतिज रूप में जो है वो पृथ्वी टच करती है आसमान को, या ऐसे अगर हम देखें ये आपका क्षैतिज है और ये आसमान की ऊंचाई है, यहाँ तक ये लास्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो यहाँ तक जो है ऐसे खड़ा 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 जो है, जैसे बाल खड़े होते हैं वैसे ये लाइटनिंग हो रही है या बारिश हो रही है। तो ये एक प्रकार से तबाही बता रहा है पोएट यहाँ पर, कि क्या तबाही हो सकती है विंड से, क्या तबाही ला सकता है ये विंड। यहाँ हाइपरबोल यूज हुआ है, और इमेजरी भी है। हाइपरबोल क्यों? क्योंकि ये जेनिथ हाइट और हॉरिजॉन यहाँ तक पहुँचा रहा है हवाओं को, जबकि इतना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ तक ये हो सकता हो, इतना तांडव कर सकता है ये। नेक्स्ट है आपका द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। लॉक्स मतलब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, द रेप ऑफ द लॉक्स। लॉक्स मतलब लटें, बालों का गुच्छा आप कह सकते हो। तो ये बालों के लटों की तरह है, मानो कि अप्रोचिंग स्टॉर्म, जैसे आने वाला तूफान हो, तो आने वाले तूफान की लटें, लट की तरह, बालों की तरह जो है ये तूफान आ रहा है। तो यहाँ बादलों को तूफान की उड़ती हुई लटों की तरह दर्शाता है शैले, मानो कोई गॉडेस है या कोई फायर्स टाइप की डांसर है, जैसे कि मिनेड है, वो आकाश में डांस कर रही हो। तो यहाँ नेचर की शक्ति और सौंदर्य दोनों को दर्शाता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि शैले का जो है एपोकैलिप्टिक विजन जो है वो यहाँ दिखाया गया है। ये पूछा जा सकता है एपोकैलिप्टिक, ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड आया भी हुआ है, APOCALYPTIC, एपोकैलिप्टिक विजन ऑफ शैले। एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है सर्व विनाशकारी। हवा जो है ना, ये सर्व विनाशकारी है, सबका विनाश कर देती है। पर यहाँ विनाश करने के बाद ये सृजन की भी बात करती है, कि मतलब केवल डिस्ट्रॉयर नहीं है, ये प्रिजर्वर भी है। ये बाद में फिर नए तरीके का संसार बनाएगी ये हवा जो है। दाउ डायर्स ऑफ द डाइंग ईयर, ये मैच करके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब जो है ये इंजैम्बमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच है, ENJAMBMENT। आप देख लीजिएगा जो मैंने बनाया है फिगर ऑफ स्पीच, उसमें ये मेंशन है इंजैम्बमेंट। बहुत ही शानदार फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। कभी आपको पूछा जाए तो कम से कम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाई ट्रिक मैंने बताने की कोशिश की है बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को वहाँ पर। तो लिखा है कि दाउ डायर्स, यू आर द डायर्स, यू आर द माउनफुल सॉन्ग या फ्यूनरल सॉन्ग। तो तुम जो हो ना, जो विंड हो, उसको कवि कहता है कि तुम एक शोक गीत हो। किसके शोक गीत हो? डाइंग ईयर के, मरते हुए साल के। इंसान मर रहा होता है तो उसके लिए शोक गीत लोग गाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो साल मर रहा है। साल का मतलब है यहाँ पर आपका एक साइकिल जो होती है ईयर की, जैसे 31 दिसंबर के नाइट में वो साल ख़त्म हो जाता है, 2025 जैसे ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर में। तो नॉर्मल रात जब ख़त्म होती है तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब वो रात ख़त्म होती है तो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ साल के भी ख़त्म होने की बात कर रहा है और सीज़न के भी ख़त्म होने की बात कर रहा है। सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, डाइंग हो रहा है, मर रहा है वो। अब स्प्रिंग के बाद जो है वो विंटर आने वाला है। तो सारे सीज़न के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ऑटम के बाद स्प्रिंग और स्प्रिंग के बाद विंटर की बारी आने वाली है। टू विच दिस क्लोजिंग नोट, और ये जो ईयर है ना, विच दिस क्लोजिंग नोट विल बी डूम,
ये जो आज की रात, जो आखिरी रात है, क्लोजिंग नाइट है, जो जो ये रात खत्म होने वाली आखिरी रात जो है ना, ये डोम बनेगा किसका? वास्ट सेल्पचर का। वास्ट मतलब विशाल, सेल्पचर का मतलब होता है ग्रेव, कब्र, और डोम का मतलब होता है गुंबद। तो ये रात गुंबद बनेगा, ध्यान दीजिएगा, रात गुंबद बनेगा। इतना घना अंधेरा ये रात होगी ना कि रात गुंबद, मतलब गुंबद जो है वो पत्थर से नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ जो रात है, हवा ने इतना घना अंधेरा कर दिया है, रात हो गई है वहाँ पे, इतनी उसकी इतनी शक्ति जो है एकत्रित कर लिया उस हवा ने कि एक गुंबद के रूप में बना दिया है। और जो कब्र है, जो टूम है, उसमें है कौन? उसमें है मरता हुआ साल या सीजन, वो दफनाया जा रहा है। देखो कितना इमेजरी, कितना डार्क इमेजरी, कितना सिंबोलिज्म जो है वो कब यूज कर रहा है। मीन्स टुनाइट विल बी लाइक द डोम ऑफ अ ह्यूज टूम फॉर द डाइंग ईयर। आगे लिखा है वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। और ये जो मेहराब, वॉल्टेड मीन्स होता है मेहराब, किसी भी कब्रिस्तान आपको पता होगा उसका एक मेहराब बनता है। मैं आपको इमेज के माध्यम से भी समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो जो मेहराब है ना, वो तुम्हारे, दाई मीन्स योर, तुम्हारे कॉन्ग्रीगेटेड माइट से होगा। कॉन्ग्रीगेटेड मीन्स होता है गैदर्ड, माइट मीन्स होता है शक्ति। तुमने जो शक्ति इकट्ठी की है, जो इतनी ताकत इकट्ठी की है, तुम्हारे में जो इतनी ताकत है, उससे मेहराब बन जाएगा। तो एक मेहराब तुम बना दोगे। वो मेहराब ऐसा होगा, वो द्वार ऐसा होगा जिससे होकर के वो रात जो है वो एग्जिट नहीं कर पाएगी, और जो एंट्री मारेगा तुम्हारे मेहराब से वो स्प्रिंग नहीं होगा, वो विंटर होगा। तो एक खत्म होगा और एक आएगा। तो मैं आपको इमेज बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा, ये इमेज है। मैं आपको यहाँ पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा का पूरा जो है, ये है आपका सेल्पचर, ठीक है। सेल्पचर यानी कि ग्रेव या टूम, कब्र है ये जो है, ये है डोम यानी गुंबद या छत, और ये जो है ये है आपका मेहराब। इसी को कहा गया है वॉल्ट या वॉल्टेड, ठीक है। ये एक मेहराब है, ये द्वार होता है, गेट टाइप का होता है, आपको पता होगा तो। लेकिन ये जो डोम है ना, ये पत्थर से नहीं बना है, ये हवा ने अंधेरा कर दिया है, काला कर दिया है बादलों को। तो वहाँ पर जो रात है वो बना हुआ है कब्र का छत, और जो कब्र है वो कब्र है ईयर का, जिसमें दफनाया जाएगा ईयर, सीजन। एक और इमेज रखा हूँ मैं, अभी दिखाना चाहूँगा मैं, जैसे कि मान लो ये कब्र हो, ये तो आपका कब्र है। ये जो है आपका यही होता है गुंबद, ऊपर का जो होता है पार्ट, उसे गुंबद कहते हैं, जिसे डोम कहा गया है। तो ये दफनाया हुआ है साल, ठीक है। ये डोम है। डोम क्या है आपको बताया गया कि वो रात है, काली रात है, काली रात डोम बनेगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आगे चलता हूँ, ऑफ वेपर्स, यानी कि वेपर से बनेगा, वाष्प से बनेगा, वाष्प से बनेगा, हवा से बनेगा, रात से बनेगा, इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें बन रही हैं। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, जिसके सॉलिड एटमॉस्फेयर से, देखो सॉलिड जो है वो कंक्रीट चीज़ होती है, ईंट पत्थर से बना हुआ होता है, पर यहाँ ये सब जो है ना वो एटमॉस्फेयर से बन रहा है, मतलब मेड ऑफ वेपर्स हुज डेंस एयर विल बर्स्ट विथ फोर्स। आगे लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट। तो उसमें से निकलेगा क्या? उसमें से निकलेगा ब्लैक रेन। इतनी घनी काली बादल होगी ना जो बारिश करेगी उस डोम के ऊपर, उसमें से निकलेगा ब्लैक रेन। ब्लैक रेन मतलब मूसलाधार बारिश होगी। फायर, फायर का मतलब होता है लाइटनिंग आएगी। लाइटनिंग आपको बताया जा चुका है कि एक तरह से वो जो है बिजली का गर्जन होगा। एंड हेल मतलब होता है हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि। विल बर्स्ट मतलब होता है फट करके आएगी, मतलब काला वर्षा होगी, आग उगलेगा यानी गर्जन होगी, ओले फूटेंगे। इस तरीके से इतनी तगड़ी जो है वो हवा वहाँ पर इकट्ठी हुई होगी। ओ हियर, मैंने आपको बोला था कि हर जो है ये 14th लाइन पर आपको ये मिलेगा, ओ हियर, अरे सुनो मेरी सुनो। आगे आपको और भी सुनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।